नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज ने सुशासन का दिया बेहतरीन उदाहरण। भाजपा का तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर आरोप। कहा, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है स्टालिन सरकार। डीएमके के मंत्री के पोनमुडी पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और खेल से जुड़ी खबरों में आईपीएल में आज 2 मुकाबले। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से, वहीं हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विस्तार से देख लेते हैं खबरों को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। और इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, स्वराज है। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने शनिवार को कहा है कि ट्रंप टैरिफ से मची विश्वव्यापी उथल-पुथल में भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और भारत पर इसका बहुत कम प्रभाव है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया है। कहा है कि इससे साबित होता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत सही और सटीक हैं। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए
तो हर तरह की, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है, और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के पर्यावरण मंत्री के पोनमुडी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने राज्य की द्रमुक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सनातन धर्म के अपमान के लिए राज्य के वन मंत्री को उनके पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अपने शब्द वापस लेते हुए हिंदू समाज से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु में जो एक सरकार डीएमके की है, जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का, या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। ये पोनमुडी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शैविट्स जो वो दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं, और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है, एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश के आगरा में आज करणी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित ये जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से वहां पर लोग पहुंचे हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, और इसी बयान के विरोध में इस जनसभा का आयोजन हो रहा है। पुलिस किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF 8 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर वहां पर तैनात किए गए हैं। कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा, और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहाँ पे तैयार किया है। पूरे सिटी जोन आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की भी खबर है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और नक्सली सामान बरामद किया गया है। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुई। दरअसल सुरक्षा कर्मियों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की संभावना है। फिलहाल सर्च अभियान जारी है। और पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन की कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी BDO कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि मुर्शिदाबाद जिले की जलांगी BDO कार्यालय में बर्बरता की नृशंस घटना से बहुत क्षुब्ध हूं। इसे वक्फ विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के वेश में कट्टरपंथी तत्वों ने अंजाम दिया।
शुभेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ की इस घटना को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने कहा कि जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र और शासन पर हमला था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से सवाल किया है कि इस तरह की अराजकता को ममता सरकार अनुमति क्यों दे रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इस आतंकी कृत्य की निंदा करते हुए कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं करने को लेकर सवाल किया है। साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। और वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में क्लीन ओखला ग्रीन ओखला संस्था द्वारा शाहीन बाग ओखला में धन्यवाद पदयात्रा निकाली गई। साथ साथ AIMPLB के खिलाफ जांच की मांग भी की गई है। धन्यवाद पदयात्रा में अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था के कन्वीनर शहजाद अली इदरीसी ने बताया कि संस्था के पदाधिकारियों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने वक्फ कानून की जमकर तारीफ की और इसे मुसलमानों के पक्ष में करार दिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि मां, माटी और मानुष की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। साथ साथ उन्होंने ममता सरकार पर जानबूझकर हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन बन चुकी है और माँ माटी मानुष सुरक्षित नहीं है। अब केवल मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में आगजनी, कहीं पर BDO के ऑफिस पर हमला, कहीं पर हिंदुओं की दुकानों पर हमला, कहीं पर सैफरन फ्लैग हटाया जा रहा है, कहीं पर रेलवे पर हजारों लोग जाकर अतिक्रमण कर रहे हैं ताकि रेलवेज काम ना कर पाए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी या तो असक्षम है या वो जानबूझकर इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ बहाना है, आग लगाना है CA की तरह और वोट बैंक की दुकान चमकाना है। और बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वक्फ कानून को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संसद में चर्चा के दौरान वक्फ बिल पर नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह की चुप्पी साध रखी थी, इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। बसपा मुखिया मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना, अर्थात CAA की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनकी चुप्पी साधे रहना क्या उचित है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है और इनके इंडी गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी और निष्क्रिय बनाकर उन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना जरूरी है। मायावती ने कहा कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल और त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ साथ बिजली और अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय हैं। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 साल पहले CRPF जवान हेमराज की वीरांगना से एक भाई का फर्ज निभाने का किया वादा अपना पूरा किया। दरअसल जवान हेमराज की पुलवामा में शहादत के 6 साल बाद आज उनके आंगन में पहली बार बेटी की शादी के मौके पर जश्न का माहौल था। इस मौके पर पहुंचकर ओम बिरला ने वीरांगना मधुबाला का भाई बनकर उन्हें मायरा चढ़ाया। इस भावनात्मक दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई भाव विभोर हो उठा और शहीद हेमराज की याद में उनकी आंखें भर आईं। सांगोद में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सांगोद विधायक एवं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने वीरांगना मधुबाला को मायरा पहनाया। दरअसल पुलवामा हमले के बाद शहीद हेमराज की शहादत से परिवार पर दुख और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय मुसीबतों में घिरे परिवार को स्पीकर ओम बिरला ने संबल प्रदान किया।
बीते 6 साल से वीरांगना मधुबाला राखी और भाई दूज पर उन्हें राखी बांधती और तिलक लगाती आ रही हैं। ऐसे में शहीद हेमराज और वीरांगना मधुबाला की बेटी की शादी का मौका आया तो एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शहीद के परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर हुई तोड़फोड़ की कई घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना पहुंचे हैं। वो आज बीजेपी कार्यालय में आयोजित एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। बीजेपी ऑफिस में हो रही इस मीटिंग में एनडीए के दलों के बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में बिहार चुनाव पर मंथन के साथ साथ पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी चर्चा हुई। बैठक में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जदयू मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, रत्नेश सद्दा शामिल हुए। तो वहीं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित एनडीए के सांसद और विधायक इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस चर्चा में शामिल हुए। और अब ये बैठक का समाप्त हो चुकी है। चुनाव लग रहा है और 225 सीट अब लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे और डबल इंजन सरकार का फायदा इस स्टेट को हो रहा है। दोनों बजट आपने देखा, उस बजट से जो बिहार को पैसा मिल रहा उसका एक बड़ा फायदा, और बिहार का खुद का अपना बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का, तो सब आप लोग देख रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है। ये एनडीए का प्यार है कि हम लोग अलग अलग घटक दल के कार्यालय में जा कर के और अपने कार्य योजना को मूर्त रूप देने का काम करते हैं। और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अभी नेतृत्व में जो है हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो और उनके उद्बोधन से जनता सकारात्मक ऊर्जा लेकर के और धरातल पर जो है काम करें कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए क्या काम कर रही है। और मधुरेश नारायण इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, बेहद बड़ी बैठक इसे कह सकते हैं, एनडीए की बड़ी बैठक, तमाम सांसद इसमें जुटे हैं। और क्या कुछ अगर हम आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी दृष्टि से देखें तो कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्या कुछ इससे निकलकर बाहर आ रहा है? देखिए, आज का जो बैठक है, आज की जो अभी बैठक चल रही है इन तक, तो इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी से कुछ देर में इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वो पटना पहुंच चुके हैं, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार, और वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ बीजेपी कार्यालय आएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जो है एक मंथन की जाएगी किस तरीके से जो एनडीए के घटक दल है वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के क्या कुछ टास्क उनके द्वारा दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ ये भी इसलिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह की तैयारी की जाए। और अभी कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने कई तरह के टास्क दिए थे जो कि नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरा से पहले कार्यकर्ताओं को पूरे करने थे। तो समझा जा रहा है कि एक तरीके से वो वर्क कितना हुआ उसकी भी समीक्षा की जाए। बिल्कुल, इसमें पिछले जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ किस प्रकार का खाका तैयार किया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के एनडीए और जो विपक्ष है दोनों की तरफ से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। एनडीए इंटैक्ट है
और आज भी जो संजय झा है, केंद्रीय मंत्री संजय झा ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि एनडीए मजबूती से खड़ी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अभी भी डोलड्रम की स्थिति है और जो सीएम फेस है उनको लेकर के राजद और कांग्रेस में ठनी है। कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि राजद की तरफ से तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता रहे हैं। लेकिन एनडीए की जहां तक अभी हम बात करें, जो एनडीए में अभी बैठक चल रही है, इस बैठक में ये भी बताइए, एनडीए दिख रहा है मधुरेश, सारे जो घटक दल है वो इसमें शामिल मधुरेश, है। ये भी बताइए कि कौन कौन से घटक दल इस बैठक में मौजूद है, लगभग कितने लोग इस बैठक में शामिल हैं? देखिए, बैठक में बिहार और के सारे जो महत्वपूर्ण नेता है वो मौजूद हैं। इसमें बीजेपी के अलावा जदयू, लोजपा, रामविलास और हम के भी नेता इसमें शामिल हैं। और जितने महत्वपूर्ण जो नेता हैं एनडीए के, जो केंद्र में अभी मंत्री हैं अथवा सांसद हैं या फिर जो बिहार में मंत्री हैं, वो सब इस बैठक में शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण जो दो तरह के टास्क दिए जाने हैं। एक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ होगा, जो कि किस तरीके से लोग तक मैन टू मैन कांटेक्ट बनाना है, बूथ तक कांटेक्ट बनाना है, लोगों को किस तरीके से अगर कोई छूट गया हो, केंद्र की राज्य की योजनाओं का लाभ लेने से कोई छूट गया है तो उस तक किस तरीके से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उनकी पहुंच हो और उन तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। इसके साथ ही दूसरा जो टास्क दिया जाएगा वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मधुबनी यात्रा है उससे जुड़ा हुआ टास्क हुआ, किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की यात्रा की ही बात की जाए, उनके दौरे की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये दौरा? निश्चित रूप से देखिए, बिहार में जो मिथिलांचल का जो क्षेत्र है उस पे केंद्र सरकार का खास फोकस है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके पे, केंद्र सरकार भी लगातार इस इलाके पे फोकस कर रही है। मखाना बोर्ड का गठन इस बार किया गया, जो कि मिथिलांचल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सबसे ज्यादा देश में मखाना का प्रोडक्शन बिहार में होता है और बिहार में भी मिथिलांचल में होता है। तो यहाँ के किसानों की आय दुगनी करने की जो बात थी, उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आप और इसके अलावा भी देखेंगे तो दरभंगा में प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था। इसके अलावा भी कई जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो मिथिलांचल में किए जा रहे हैं, ताकि जो कहते थे कि बिहार का उत्तरी हिस्सा जो है वो विकास में काफी पीछे रह गया था, आज पूरे देश के विकसित जो जिले हैं उनसे कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, खासकर के मधुबनी जो कि एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। वहां के जो रोजगार की संभावनाओं का डेवलपमेंट हुआ है वो भी उसमें भी थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से उस नजरिए से देखना चाहें तो विकास तो एक मुद्दा रहेगा ही, देखिए, लेकिन और क्या कुछ मुद्दे जमीन पर नजर आते हैं? किन किन चीजों को लेकर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, अगर प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे की बात करें तो मधुबनी हुआ, दरभंगा हुआ, उसके अलावा जो मिथिलांचल का पूरा क्षेत्र है ये कोसी का क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में बाढ़ की बड़ी समस्या है। हालांकि केंद्र सरकार इसको भी लेकर के गंभीर है और कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कैनाल्स भी बनाए जा रहे हैं, बैराज का भी निर्माण किया जा रहा है। तो जो फोकस है इस पूरे इलाके में, इस पूरे बेल्ट में बाढ़ के समाधान को लेकर के भी है, क्योंकि जब तक बाढ़ का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक इस इलाके का विकास संभव नहीं है। तो जो पहला मुद्दा विकास है और दूसरा मुद्दा जो है वो इस इलाके में, खास करके मिथिलांचल की बात करें तो बाढ़ का समाधान भी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में बड़े स्तर पे उद्योग लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले, पिछले साल नवंबर के महीने में बिहार कनेक्ट, बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था। इसमें 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिहार में प्रपोज हुआ है और इसमें जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी नॉर्थ बिहार की तरफ है। इसके अलावा पटना के आसपास, क्योंकि पटना राजधानी है, इसलिए पटना के आसपास भी कई बड़े इन्वेस्टमेंट होने हैं, लेकिन जो फोकस है अभी भी नॉर्थ बिहार की तरफ है।
चलिए आपसे आगे भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद मधुरेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देश भर में आज श्री हनुमान प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है और इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। तो देश भर में आज भगवान हनुमान प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। दर्शन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भगवान हनुमान के लिए जयकारे भी लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें अयोध्या से, कर्नाटक से, एमपी से और दिल्ली से। अलग अलग मंदिरों में जिस प्रकार से भक्त पहुंच रहे हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। आरती, भजन और जयकारे भगवान हनुमान जयंती। और दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना। और आपको बता दें एक खबर कि भारत में ट्री मैन के नाम से मशहूर दरिपल्ली रामैया गारू का निधन हो गया है। वन क्षेत्र में इनकी पहल और प्रकृति के प्रति इनके गहरे प्रेम के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। दरिपल्ली रामैया गारू तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में रेड्डीपल्ली गांव के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्री मैन ऑफ इंडिया दरिपल्ली रामैया गारू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दरिपल्ली रामैया गारू को सतत विकास के एक चैंपियन के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपना जीवन लाखों पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने में समर्पित कर दिया। उनके अथक प्रयासों में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम और भावी पीढ़ियों की देखभाल झलकती है। हरित ग्रह बनाने के लिए युवाओं को उनका काम हमेशा प्रेरित करेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। किश्तवाड़ के छतरू में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। इस तरह ढेर हुए आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मारे गए एक आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद का आतंकी सैफुल्लाह के रूप में हुई है। बाकी 2 आतंकियों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वो लंबे समय से किश्तवाड़ और डोडा क्षेत्रों में सक्रिय था और सुरक्षा बलों की नजर में था, जिस पर कुछ महीने पहले पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। दरअसल 9 अप्रैल को किश्तवाड़ जिले के छतरू के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस समय गोलीबारी शुरू हुई, जब संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April,
joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police, and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. और अब खबर खेल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले पहले मुकाबले में लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। लगातार 4 मैच जीतने वाली गुजरात की टीम को रोकना लखनऊ के लिए आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन एलएस जीत के लिए अच्छी बात यह है कि लगातार मुकाबले जीते हैं। लखनऊ में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल नहीं होंगी। ऐसे में किसी एक पेसर की जगह पर गुजरात की टीम वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। गुजरात की टीम फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर है, तो वहीं लखनऊ की टीम 6ठे स्थान पर है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।